हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो बुक स्टार्ट करी हुई हैं। एक तो समझो कंप्लीट भी हो गई है, मॉडर्न अलजेब्रा सेकंड। उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट भी हम चला रहे हैं। उसमें कुछ खास रिस्पांस नहीं है आप लोगों का, इसलिए उसके लेक्चर थोड़े बीच बीच में डालता रहता हूँ मैं। बट अभी हमने एक नया कोर्स स्टार्ट करा हुआ है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसको सर पढ़ाइए, तो चलो देखते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आपको सबसे पहले पढ़ना है रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएबल आपको पता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे। तो रैंडम वेरिएबल भी एक वेरिएबल ही होता है जिसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके आउटकम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को 3 बार फेंका, तो मुझे कितनी बारी हेड मिला? नंबर ऑफ हेड्स obtained when a coin is tossed thrice। तो वो एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वहाँ पर हेड कितनी बारी आएगा वो डिपेंड करेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के ऊपर। हो सकता है मेरे को 3 में से एक बार भी हेड नहीं आए, तो वहाँ नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 0 हो गई। हो सकता है एक बारी आए, हो सकता है 2 बारी आए, या हो सकता है 3 के 3 बार आए। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास आउटकम क्या आता है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल देखिए क्या होता है। अ वेरिएबल, a variable whose value is a number determined by the outcome of a random experiment is called random variable। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल होता है जिसका जो वैल्यू है वो एक नंबर होगा, लेकिन वो नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कौन डिटरमाइन करेगा? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आप कॉइन को 3 बार फेंकते हो, तो जो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड है वो एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ हेड्स है वो डिटरमाइन कौन करेगा? आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो रैंडम वेरिएबल होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखिए क्या होता है। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले, ठीक है, या काउंटेबली लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ले।
तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो अ रैंडम वेरिएबल which can assume only finite or countably large number of values within its range and for which the value which the variable takes depends on chance. Is called डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल जो सिर्फ फाइनाइट या काउंटेबली लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है अपनी रेंज के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे जब आप कॉइन को फेंकोगे 3 बारी, तो जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, वो हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसके बाद एक और रैंडम वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। A random variable which can take any value in interval of its range is called continuous random variable। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो भी उसकी रेंज होगी, उस रेंज के अंदर वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले या काउंटेबली लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ले, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कंटिन्यूअस वाले के मैं लिख देता हूँ। एक्स डिनोटिंग the height of a student, या x denoting the weight of a student। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको इस यूनिट में पढ़ना है रैंडम वेरिएबल के बारे में, कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मींस जो अपनी वैल्यू को चेंज करता है।
तो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यू है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जैसे आप कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो कितने नंबर ऑफ हेड आए, वो आउटकम देख के पता चलेगा। अगर आउटकम आएगा एच 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 तो 3 वैल्यू आ गई। अगर आएगा टी 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 तीनों बार तो 0 वैल्यू आ गई। तो अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अ नंबर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट ये दो तरह का होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेगा या काउंटेबली लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज लेगा। ठीक है, जैसे जो मैं अभी बता रहा था, जब हम कॉइन को 3 बारी फेंकेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स जो आते हैं, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि वो एक इंटरवल में, जैसे 2 to 10 एक इंटरवल है, उसमें कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो हर एक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इस का यूनिट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखिए क्या होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल with possible values x1 x2 so on up to xn, and associated probabilities p of x1 p of x2 so on up to p of xn. Then the set p whose elements are the ordered pairs xi comma p of xi, I goes from 1 2 3 so on up to n, is called the probability function of x। देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है। सबसे पहले मान लो x आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है। अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेगा। तो ये वैल्यूज़ ले रहा है x1 x2 xn, और इन वैल्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, x1 आने की प्रोबेबिलिटी, x2 आने की प्रोबेबिलिटी, xn आने की प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x1 p ऑफ x2 p ऑफ xn। तो अगर आप एक सेट बनाएंगे, उस सेट में आप लिखेंगे पहले जो वैल्यू रैंडम वेरिएबल लेता है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। एक्चुअली हम सेट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल में एक रो में लिखेंगे जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेगा, और दूसरी वाली रो में हम लिखेंगे जो उनकी प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट पेयर फॉर्म में होंगे। पेयर का पहला कंपोनेंट क्या होगा, जो भी वैल्यू रैंडम वेरिएबल लेगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा
उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज, जैसे x1 की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x1, x1 p ऑफ x1, x2 p ऑफ x2, x3 p ऑफ x3, सो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहां पे कुछ नोट में लिखूंगा, the values of a probability function of a probability function being probabilities must be non-negative real numbers less or equal to 1 and summation of p of x is equal to 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज होती है, तो वो होनी चाहिए हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, और उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। The values of a probability function being probabilities must be non-negative real numbers less than or equal to 1 and summation of p of x is equal to 1। Okay students, तो ये probability function काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, अगर हम एक टेबल में जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेता है उनको लिख दें और उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है उनको भी लिस्ट कर दें, तो वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, दो सेट्स के बीच का रूल होता है ना। तो यहाँ पर पहला सेट हमारा होगा सैंपल स्पेस, ठीक है, और दूसरा सेट होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो या आप ऐसा बोल सकते हो पहले सेट में हम क्या रखेंगे, जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेगा उन वैल्यूज को हम रख देंगे, और दूसरे में रखेंगे जो उनकी प्रोबेबिलिटीज होंगी विच आर रियल नंबर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लेट द रैंडम वेरिएबल x takes the values x1 x2 so on up to xn with respective probabilities p1 p2 so on up to pn and let x1 is less than x2 is less than so on less than xn।
the distribution function f of x, the distribution function f of x is defined as f of xi is equal to p of x is less or equal to xi. That is f of xi is equal to p of x1, p of x2, so on up to p of xi. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मानिए आपके पास फिर से जो रैंडम वेरिएबल x है वो वैल्यूज लेता है x1, x2, xn, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो है x1 की p1, x2 की p2, xn की pn है ये यहाँ पे। ठीक है, pn। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, या पी ऑफ एक्स या छोटा एफ ऑफ एक्स, लेकिन बड़ा एफ ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो क्या होता है। अगर आप किसी भी वैल्यू की इमेज देखना चाहते हैं अंडर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो देखो क्या होता है, जो रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी आएगी उस वैल्यू तक। ठीक है, उस वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी आने का मतलब है जैसे xi वैल्यू है तो xi तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी का सम आएगा, याद रखना। एक होता है बेटा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देखो जो हमने पहले पढ़ा, इसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेगा उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और उनको टेबल में दिखा देना है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप किसी वैल्यू के ऊपर लगाते हैं तो आपने रैंडम वेरिएबल की उस वैल्यू तक जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो वहां पे लिखनी है। जैसे अगर xi लिखा है तो xi तक रैंडम वेरिएबल x की जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका मतलब उस वैल्यू तक जितनी भी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल लेगा उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम करके लिखना है अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट में मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। देखिए, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना होगा रैंडम वेरिएबल x का ग्रेटर देन सम वैल्यू, तो वो आता है 1 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको रैंडम वेरिएबल x की जो प्रोबेबिलिटी है किसी नंबर से ऊपर पता करनी है तो आपको 1 माइनस उस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस करना है। 1 में से उस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना है, 1 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। अगर आपको किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ बी माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए। मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को माइनस करना है। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 होता है। ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी वैल्यू से ऊपर अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है तो 1 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी देखनी है तो एंड पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को माइनस कर दो। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट f of x is equal to 2x upon n into n plus 1 comma x is equal to 1 2 so on up to n f of x is equal to 2x upon n into n plus 1। जब x की वैल्यू 1 से n तक है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एल्सवियर, बाकी सब जगहों पे वैल्यू है 0। कैन serve as the probability function can serve as the probability function of x। Also find p of x is less or equal to 3। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, देखिए किस तरह से डिफाइन है। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 से n तक लगाते हो तो इमेज इस रूल से देनी है 2x अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। बाकी सब जगहों पे इसकी वैल्यू 0 है। आपको दिखाना है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन सर्व कर सकता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकता है, वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी 3 और 3 से नीचे निकालनी है। देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन कौन सा होता है, उसके नोट में बताया था। क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन वैल्यूज लेता है प्रोबेबिलिटीज, तो उसकी वैल्यूज जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। और उनका सम करके 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ बातें बताई थी आपको, देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ाया था कि x अगर रैंडम वेरिएबल है और वो कुछ वैल्यूज़ लेता है, उन वैल्यूज़ की अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ लेकर एक सेट में लिखोगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फिर मैंने लिखा था क्योंकि ये वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटीज़ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1 होता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू लगाओगे 1 2 3 तो इमेजेस आएंगी 2/n इंटू एन प्लस 1, 4/n इंटू एन प्लस 1। वो सभी वैल्यूज जो है वो 0 और 0 से बड़ी और 1 से क्या है छोटी हैं, ठीक है। और साथ ही उनका सम करके अगर हमें दिखाना पड़ेगा 1 आता है, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ x दिया है मेरे को 2x अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, कामा x की वैल्यू जब है 1 2 so on अप टू n, तो 0 एल्सवियर। प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनने के लिए ये जो वैल्यूज लेगा वो हमारे पास 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, 4 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, वो सारी वैल्यूज 1 से छोटी ही होती है, ठीक है। क्योंकि n की जगह तो आपने जैसे अगर आप मान लो 1 लगा देते हो यहाँ पे, नीचे तो n इंटू एन प्लस 1 ये हमारे पास कोई नेचुरल नंबर फिक्स्ड होगा ना, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या बनेंगी 1 से छोटी ही बनेंगी और 0 या 0 से बड़ी बनेंगी। तो पहली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरी कंडीशन डायरेक्ट चेक करते हैं। हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज फ्रॉम 1 टू n। 1 डालोगे तो आएगा 2 अपॉन n इंटू एन प्लस 1
एन की जगह कुछ भी फिक्स रियल नंबर नेचुरल नंबर रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 10 टर्में हैं टोटल, तो आएगा 10 इंटू 10+1। 5 टर्में हैं तो 5 इंटू 5+1 आएगा। एन है ना, टोटल कितने हैं। फिर आप x की वैल्यू 2 लगाओ तो 4/n इंटू n+1। n मीन्स टोटल कितने हैं। आप टोटल जैसे 10 रख लो, फिर यहाँ आएगा 2/10^11, 4/10^11। ठीक है, वो सारे एक से छोटे ही बनेंगे। ठीक है, 2, 4 और ऐसे लास्ट में आएगा 2n/n इंटू n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सब में आप कुछ कॉमन कर सकते हो, 2/n इंटू n+1। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने की नहीं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टूड है सारी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर आप n 10 रख लेते हो तो क्या बनेगा, 2/10^11, 4/10^11। ठीक है, 20/10^11। यहाँ पे एक कॉमन निकला, यहाँ बचा 1 + 2 + 1 अप टू n। ये एक फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैंसिल, ये n कैंसिल, n+1 कैंसिल, तो सम करके यहाँ पे कितना आया, 1। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन करा गया है वो वैल्यूज़ लेता है 0 या 0 से बड़ी, और उनको सम करके आता है 1। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो सकता है। ये जो वैल्यूज़ ले रहा है वो प्रोबेबिलिटीज़ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का ही सम करके 1 आता है, टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आता है, और उन्हीं की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज probability function। इसमें लिखा था probability of x is less or equal to 3, तो less or equal to 3 में हम 1 की probability लेंगे, x is equal to 1, 2 और 3। 1 की probability आएगी 2/n इंटू n+1, 4/n इंटू n+1 और 6/n इंटू n+1। 6 4 10 तो 12/n इंटू n+1। ठीक है, सो अगर आपको p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3 निकालना है, ठीक है, तो उसमें x की वैल्यू 1, 2 और 3 रखेंगे हम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3। p ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 3 में हमें f(1), f(2) और f(3) को ऐड करना पड़ेगा, या उसको आप p(1), p(2), p(3) भी रख सकते हैं, और उनको आपने तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने करा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, फाइंड द कांस्टेंट c so that f of x satisfies the conditions of being a probability function।
ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर x is equal to 1 2 so on up to k, कमा 0 elsewhere। नीचे लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 2/3 की पावर x, कमा x इज इक्वल टू 1 2 3 so on 0 elsewhere। तो बेटा यहाँ पे देखो एक फंक्शन दिया हुआ है और बताया है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आपको कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जब कोई फंक्शन होता है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स पहले पार्ट में क्या दिया है, सी एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू है 1 2 so on up to k, नहीं तो फिर बाकी जगहों पे इसकी वैल्यू क्या है 0। बिकॉज एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो फिर क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो 1 के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू 1 to k है ना, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 के बराबर लेके इसको ऐड करो। समेशन का मतलब होता है ऐड करना बेटा। ठीक है, तो पहले आप वैल्यू लगाओगे 1, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 सो ऑन अप टू एफ ऑफ k, ये सम आएगा 1 के बराबर। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन है सी एक्स स्क्वायर, पहले 1 लगाओ, सी इंटू 1 स्क्वायर, सी इंटू 2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू सी इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो बेटा इसमें अब आप c कॉमन करा लो, यहाँ बचा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू के स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगेगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे k है ना, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो विद द रिजल्ट c की वैल्यू आएगी, पहले 6 उधर ले लो और ये सारा जाएगा डिवाइड में k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। ये फार्मूला है, पिछले क्वेश्चन में लगाया था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फार्मूला, इसमें लगा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फार्मूला, विच इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए है k, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 लगाया है। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था c इंटू 2/3 की पावर x, x है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, एंड 0 एल्सवियर, बाकी सभी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या है 0। बिकॉज एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
तो आपको पता है फिर जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसकी क्या कंडीशन है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1। एक्स यहाँ चलेगा 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि चलता ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले आप 1 की इमेज निकालो, फिर 2 की, 3 की, सो ऑन कर दो, ठीक है। पहले 1 की इमेज आएगा c इंटू 2/3 की पावर 0, इसमें लगाना है ना आपने x का वैल्यू, पहले 1 लगेगा पहले, फिर c इंटू 2/3 का स्क्वायर, c इंटू 2/3 का क्यूब, स्वान ऐसे चलता जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, RHS 1 है ना। c इन सब में कॉमन, इधर आएगा 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब, प्लस डैश 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 डैश। ये हमारे पास बन गई GP सीरीज, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म है 2/3 और कॉमन रेशो भी 2/3 है। तो इसका फार्मूला होता है ए हमारे पास है 2/3 अपॉन 1 माइनस आर भी है 2/3। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, S इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट GP सीरीज, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म होती है जो कि 2/3 है, और इसका कॉमन रेशो देखोगे तो वो भी 2/3 आएगा। यह है 2/3 अपॉन 1/3, तो C की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/3 अपॉन 2/3, सो 1/2 निकला C यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो C का वैल्यू आ गया 1/2। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज दैट अ बॉक्स contains 7 red balls and 3 blue balls. If 5 balls are selected at random without replacement, comma, determine the probability function of the number of red balls that will be obtained। ओके स्टूडेंट्स, देखो बोलता है एक बॉक्स है, उसमें है 7 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल। अब हमने क्या करना है, 5 बॉल निकालने हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला रख दिया, दूसरा निकाला रख दिया, रिप्लेस नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो रैंडम वेरिएबल का होता है ना, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, किसमें, इन 5 बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। तो एक बॉक्स में है 7 रेड 3 ब्लू बॉल्स, आपने 5 बॉल निकालने हैं, उन 5 में जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल लिखना है, क्या है,
let x be the random variable, let x be the random variable representing the number of रेड बॉल्स। ठीक है, एक्स रैंडम वेरिएबल है और ये रिप्रेजेंट करता है जो रेड बॉल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए रेड बॉल कितने आ सकते हैं। हमारे पास टोटल रेड बॉल कितने हैं, 7 और 3 है ब्लू बॉल। ठीक है, आप निकाल रहे हो 5। अब 5 में मान लो अगर ब्लू मैक्सिमम आ गए कितने, 3, तो फिर भी रेड हमें 2 लेने पड़ेंगे। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। अगर ब्लू मैक्सिमम रखोगे आप 3, तो रेड तो 2 रखने पड़ेंगे, फिर जाके 5 हो जाएगा। या फिर 3 से कम कितने आ सकते हैं ब्लू, 2, तो फिर उनकी वैल्यू हो जाएगी 3 रेड की। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अगर ब्लू मैक्सिमम आ जाए मान लो 5 में कितना, 3, तो रेड 2 लेने पड़ेंगे। अगर 3 से कम आ गया वो, मान लो 2 आया, तो रेड 3 लेने पड़ेंगे। और अगर वो 1 आया तो रेड 4 लेने पड़ेंगे। और अगर ब्लू 0 आया तो 5 लेने पड़ेंगे। और रेड तो 7 है ना, तो वैल्यू 5 तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल्स को, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रेड बॉल्स व्हेन 5 बॉल्स आर ड्रॉन। यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन 5 बॉल्स आर ड्रॉन। वो क्वेश्चन में लिखा है सारी चीजें, वो ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब 5 बॉल आपने निकाले उसमें रेड कितने आए उसको डिनोट करता है x। अब देखो ब्लू कितने थे, 3। अगर वो मैक्सिमम रखते हैं 3, तो रेड तो 2 लेने पड़ेंगे, फिर जाके 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लू मैक्सिमम से कम आए, जैसे 2 आए, तो रेड 3 होने चाहिए फिर। और अगर ये 1 आए तो फिर रेड 4 लेने पड़ेंगे। और अगर ब्लू 0 आए तो रेड हमें कितने रखने पड़ेंगे फिर, 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये है रैंडम वेरिएबल जो वो वैल्यूज लेता है, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी और टेबल में दिखा देना है, बस बन जाएगा probability function of the random variable x which represents the number of red balls when 5 balls are drawn। ठीक है, from a box containing 7 red balls and 3 blue balls। ओके, सो अब हम पहले 2 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो यहाँ पे कितने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं, 10, 7 रेड 3 ब्लू 10, तो हम 5-5 के ग्रुप्स बनाएंगे, 10C 5 ग्रुप्स बनेंगे टोटल। फेवरेबल ग्रुप्स वो वाले होंगे जिनमें 2 रेड बॉल्स होंगे, जिनमें क्या होंगे, 2 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल। अब 3 ब्लू बॉल आप कितनों में से सिलेक्ट करोगे, 3 में से। और जो आप 2 रेड बॉल सिलेक्ट करोगे वो 7 में से आप सिलेक्ट करोगे। ये देखिए, ये होगा 2 रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी। ये मैंने कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम कैसे देखेंगे। बेसिकली यहाँ हमने सिलेक्शन करनी है 5 बॉल्स की, तो नीचे टोटल 5-5 के ग्रुप्स बनेंगे, वो बनेंगे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल और 5-5 के आप ग्रुप्स बना रहे हो। ऊपर वो वाले ग्रुप्स आएंगे जिनमें 2 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स होंगे। अब वो 2 रेड बॉल्स सेलेक्ट करे गए होंगे 7 रेड बॉल्स में से, और तो 3 ब्लू बॉल्स 3 में से सिलेक्ट करे गए होंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन एक साथ आकर कर रहे हैं, 3 रेड भी ले, 3 ब्लू भी लेने और 2 रेड भी लेने हैं। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व करिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NCN1 होता है, NCN हमारे पास कितना होता है, NC0 या NCN की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा और इसको हम खोलेंगे 7 फैक्टोरियल बाई
2 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 2 होते हैं 5 फैक्टोरियल। नीचे 10c5 आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 हो गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फार्मूला मैंने यूज़ करा है, NCN होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, अब 7 फैक्टोरियल को आप 5 तक खोलोगे, यहाँ पे कर देता हूँ 7, 6 और 5 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 ज़रब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6 होल डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइड लगा रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल को 5 तक खोलेंगे, 10 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल हो गया कैंसल। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, क्योंकि वो हो गया 5 चौके 20, 3 60 दूने 120। तो यहाँ पे हम उड़ा लेते हैं 10 से, 12 दाएँ हो गया 120, और फिर यहाँ से 6 दूने 12, और फिर 2 से यहाँ पे 4 को उड़ा लो। नीचे बना 9 चौके 36 अरब 7 और ऊपर आया 21। 21 डिवाइडेड बाई 36 अरब 7 आ रहा है। आपको पता नहीं यहाँ दिखा अच्छे से कि नहीं दिखा, देख लो अच्छे से। मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को मैंने 5 तक खोला, 5 5 कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से उड़ाएंगे ऊपर 6 को। 10 फैक्टोरियल को मैंने 5 फैक्टोरियल तक खोल के 5 फैक्टोरियल कैंसिल किया, दूसरे 5 फैक्टोरियल को 120 लिखा, 10 से उड़ाऊंगा 12 दाएँ 120, उसके बाद 6 दूने हो गए 12, 2 से उड़ाऊंगा 8 को, 4 दूने 8, ऊपर बचा 21, नीचे आया 9 ज़रब 4 ज़रब 7। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, देखिए क्या आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 आएगा 7 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 4 ज़रब 7। ये 7 7 भी कैंसल, 3 3 9, 1/12। सो स्टूडेंट्स 1/12 आ गया। इसके बाद P ऑफ x इज इक्वल टू 3 निकालेंगे। 3 के केस में नीचे से टोटल ग्रुप्स उतने ही रहेंगे, 10c5। अभी 10c5 मैंने पीछे खोला हुआ था, यहाँ पे नहीं खोलूँगा, वो खोल के आया था 9 ज़रब 4 ज़रब 7। देखिए आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे 10c5 मैंने खोला था ना। फैक्टोरियल का फार्मूला आपको आता है, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला अगर किसी को याद नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर किसी को कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद नहीं है, इसको नोट कर ले। NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो मैंने यहाँ पे 10c5 खोला था, तो ये सॉल्व करके 9 ज़रब 4 ज़रब 7 बचा था, वही मैंने यहाँ लिखा। और ऊपर अब रेड बॉल 3 आएंगे, 7 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल आ रहे हैं, और 3 ब्लू बॉल में से अब 2 ही ब्लू बॉल आएंगे, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, 7c3 खोलो, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 हो गए 4, और 3c2 हुआ 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 4 7। इसमें से भी क्या बता, ऊपर कुछ उड़ जाएगा, इसलिए ऐसे ही रखा है। 7 फैक्टोरियल को 4 तक खोलो, 7 6 5 4, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 3 ज़रब 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी हो गया कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे 9 ज़रब 4 ज़रब 7, ये बन गया मेरे पास 7 ज़रब 5 ज़रब 3 बटा 9 ज़रब 4 ज़रब 7, 3 3 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बन गए 7 7 भी कैंसल, 5/12 आ गया, 5/12। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
probability of x is equal to 4 and probability of x is equal to 5. probability of x is equal to 4, नीचे उतना ही tan C5 और tan C5 की वैल्यू मैंने रख, पहले आप एक बारी लिख दो tan C5, ठीक है, tan C5। अब यहाँ पे 7 में से आप 4 रेड बॉल सेलेक्ट करें और 3 में से एक ही आप लोगे ब्लू बॉल, ठीक है। 7C4 खोलो, आएगा। एक बात बताऊं आपको, NCR और NCN-R बराबर होते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला बताता हूँ। NCR इज इक्वल टू NCN-R फार्मूला होता है। अब जैसे 7C4 है, ये होगा 7C7-4, मतलब 7C3 के बराबर। और 7C3 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी बनी थी, 35 बनी थी। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 35 लिख लूँगा, 35। 3C1 और 3C2 भी बराबर होगा, क्यों, ये आएगा NCR है ना, इसको लिखेंगे NCN-R, 3 - 1 2। 3C1 3C2 के बराबर होगा, 3C2 की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू मैंने रखी थी 9 4 7, 7 पंजे हो गए 35, 3 3 हो गए 9, 5/12 आया ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद निकालूंगा P ऑफ x इज इक्वल टू 5। ये फार्मूला आपको याद रखना है, NCR इज इक्वल टू NCN-R, तो आपको थोड़ा खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 7C4 की वैल्यू होगी 7C7-4, मतलब 7C3 के बराबर, तो मैंने 7C3 की वैल्यू इधर लिख दी। और 3C1 होगा 3C3-1, मतलब 3C2 के बराबर, तो उसकी वैल्यू भी लिख दी। अब P ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखाओगे। अब 7 में से 5 रेड बॉल आ रहे हैं और ब्लू बॉल 0 आ रहे हैं, नीचे वही 10C5। 7C5 और 7C2 बराबर होते हैं, क्यों, NCR NCN-R कर दो इसको। तो 7C2 की वैल्यू ढूंढो, यहाँ पीछे करी थी हमने 7C2 की वैल्यू, 7C2 की वैल्यू यहाँ पर देखो 21 आई थी। 7C2 खोला था, 7 × 3 21 आई थी, ठीक है। तो 21 NC0 और NC1 होते हैं। 10C5 है 9 4 7, 7 3 21 और 3 3 9, 1/12 आया, 1/12, ठीक है। 7C5 7C2 के बराबर होगा, तो वही वैल्यू मैंने डाल दी। आप यहाँ पे लिखेंगे भी बिकॉज 7C5 इज इक्वल टू 7C2। इस वाले में लिखेंगे 7C4 इज इक्वल टू 7C3, 3C1 इज इक्वल टू 3C2, वो बिकॉज में लिख देना, ठीक है। 7C5 की वैल्यू 21 आई थी, 7 3 21 हो गया, 3 3 9 हो गया, सो 1/12 बन रहा है, ठीक है। और 3C0 1 होता है। मैं थोड़े से फार्मूले आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, देखो। सबसे पहले NCR होता है n⁴/r⁴ इंटू n-r। NC0 NCN दोनों 1 होते हैं। NCR NCN-R के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़े से फार्मूले याद रख लो। तो हमें यहाँ पे निकला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, 1/12। अब लिखेंगे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x इज एज अंडर, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x इज एज अंडर। तो पहले लिखो x वैल्यू ले रहा था 2 3 4 5, फिर p ऑफ x लिखो या छोटा f ऑफ x लिखो, एक ही बात है, f ऑफ x या p ऑफ x भी लिख सकते हो। 2 की पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली थी, 2 की प्रोबेबिलिटी निकली थी 1/12, उसके बाद निकली 5/12, फिर और 5/12 और फिर 1/12, 5 5 10, तो 12/12। सम करके 1 आना चाहिए, तो समझना आपका आंसर सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सम करके 1 बन रहा है, इसका मतलब है कि मेरा आंसर बिल्कुल
सही है। ठीक है, ये मैंने बनाया प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलेंगे तो फिर पहला वाला सेम और उसमें आगे वाला ऐड करते जाना होता है। ठीक है, मतलब फिर इधर बड़ा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इधर 1/12 आएगा, इधर 6/12, इधर 11/12 और इधर 12/12 आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।